हम इस्तकबाल करते हैं नाज़रीन। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त पीरज़ादा फ़िरोज़ जो यंग एमएलए हैं, आप सभी लोग जानते हैं अक्सर एजुकेशन पे बात करते हैं या फिर जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनकी बात करते हैं। आज भी आवाज़ उठाई, इससे कबल भी इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए अर्ली टाइम्स के साथ बिल्कुल मौजूद है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप भी राय रखिएगा, लेकिन इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने तालीमी निज़ाम पर भी सवाल उठाए, किस तरह की रिफॉर्म्स चाहिए हमें, आप यंग है, डायनेमिक है, और आम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेकार हैं, उनकी बात उठाते हैं। तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से इससे कबल एजुकेशन की ग्रांट्स पे बात की गई, आज स्पोर्ट्स पे बात हो रही है, तो नौजवानों को लेकर जो है आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इस नौजवान नस्ल को, इस नौजवान पीढ़ी को, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं खुद भी नौजवान हूं और मुझे नौजवानों की हमदर्दी है। मैंने बार बार नौजवानों की बात उठाई है। चाहे एजुकेशन पे जब परसों ग्रांट्स थे तो मैंने वहां पर बात की थी, जो बहुत था कि सरकारी स्कूल में जो सरकारी टीचर है उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े ताकि स्कूल का निज़ाम जो वो बेहतर हो जाए। लेकिन इसके साथ मैं अब थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ, ये खाली सरकारी टीचर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जो भी सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहा है उन सब मुलाजिम को, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई ऑफिसर हो या छोटा मुलाजिम हो या एमएलए हो या मिनिस्टर हो, अगर सबके बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप ये सोचें कि सरकारी स्कूल का निज़ाम किस तरह बदलेगा और एजुकेशन कितनी बेहतरीन मिलेगी उन गरीब बच्चों को। मुझे गरीबों की हमदर्दी है। मैं चाहता हूं जो अमीर को फैसिलिटी मिल रही है, जो बड़े लोगों के, बड़े अफसरों के, बड़े एमएलए, बड़े मंत्रियों के बच्चों को जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल में मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि वही फैसिलिटी हो जो हो वो सरकारी स्कूल में सबको एक लेवल में तालीम मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। और सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट क्लासों की ज़रूरत है। वहाँ पर वो जैसे प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस हो वैसा सिलेबस वहाँ हो, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो भी कल सर उठाकर आगे चले, उनका भी अच्छा रोज़गार मिले। ये मेरी बोलने का मकसद था। ने कंसर्न दिखाया, उनका मानना था कि करिकुलम में थोड़ी सी चेंजिंग लाई जानी चाहिए। जिस तरह से आज के दौर में हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में जब हम जाते हैं तो वहाँ स्कूलों की छत टपकती है और बाहर जो लान में बैठे होते हैं वो गरीबों के बच्चे ही होते हैं। बाकी आप लोग जैसे एमएलएज़ हैं, अगर हम अंदर जाएंगे एमएलए से बात करेंगे कि कितने एमएलए के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो हार्डली नहीं निकलेगा कोई वैसा। या फिर सरकारी मुलाजमीन की बात करें, आपने मुद्दा बेहतरीन उठाया, लेकिन रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर में अब बनी है, अब पॉलिसीज़ फ्रेम करने की ज़रूरत है। किस तरह की पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है? इसका जो मैंने पहले बोला, इसका इलाज वही है। जब किसी डीसी साहब का बच्चा, जब किसी मास्टर का बच्चा, जब किसी कमिश्नर का बच्चा, जब किसी एमएलए का बच्चा, जब किसी मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो सब मुलाजिम, सब मिनिस्टर उस सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान देंगे और निज़ाम चेंज होगा। वो मेरे कहने का मकसद था। सिलेबस जो है वो प्राइवेट स्कूल में जैसा वो सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गरीब बच्चे जो पीछे रहे। ये मेरे कहने का मकसद था और आगे भी हम इस पर बात रखेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। आज यूथ एंड सपोर्ट्स का यहाँ पर ग्रांट्स थे जो हम मिनिस्टर सितेश जी के थे आज, तो मैंने वहाँ पर भी जब बात की तो मैंने कहा कि हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 इंडोर आउटडोर स्टेडियम होने चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे, काबिलियत की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के नौजवानों में, जो हमारे बच्चे हैं बेहतरीन क्रिकेट या कोई भी गेम लोग खेलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है यहाँ हमारे बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। लेकिन इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उनको वो सहूलियत पहुंचाए, चाहे वो स्टेडियम के लिहाज से हो, उनको किट्स के लिहाज से हो, हर एक फैसिलिटी उनको दे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए खेले, अपने हिंदुस्तान मुल्क के लिए खेले, जम्मू कश्मीर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। इससे उनका रोज़गार भी बढ़ेगा और ड्रग्स से बच्चे दूर रहेंगे अगर हम उनको ये फैसिलिटी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक ब्लॉक लेवल तक, ये जो फैसिलिटी जो मैंने अंदर बात की असेंबली में, ये बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को जितना खेल के मैदान में लेंगे उतना उनका जहन भी ठीक रहेगा, उसका सेहत भी ठीक रहेगा और बच्चे का सोच बढ़ेगा और वो आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कंसर्न है क्योंकि इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है, जबकि
अगर कुछ रोज़ कबल की हम बात करें तो इसी असेंबली में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि 2019 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत कम हो रहा है, लेकिन आप किस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि नौजवान हैं, नौजवानों की बात करते हैं। देखिए, बदकिस्मती है कि जो जम्मू कश्मीर को एक सपना दिखाया था कि हम 370 हट ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को आसमान पर पहुंचेगा, ये यहाँ पर ऐसी फैसिलिटियाँ होंगी, ये सब चीज़ है 370 और इसकी वजह से रुका हुआ है, लेकिन अब वो ख़त्म हुआ है। इनने तो किया है, इसकी जिम्मेवार जितना बीजेपी है उससे कहीं गुना ज़्यादा पीडीपी जिम्मेवार है, जो 2014 में उनने बीजेपी से हाथ मिलाकर हमारे स्टेट हमसे छीनी। जब जो पीडीपी के 5 साल और बीजेपी के 10 साल, क्योंकि 5 साल ये पीडीपी के साथ रहे और 5 साल यहाँ पर एलजी था जो डबल इंजन की सरकार थी। इन लोगों ने क्या किया? आपको चाहे कि इनसे सवाल करें। अभी तो हमें 4 महीने, हम काम करेंगे, हमने जो लोगों से वादा किया हम अपने वादे पे कायम और दायम है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो हमने वादा किया हम वो वादा पूरा करेंगे हर एक सेक्टर में जिसकी से भी हमने बात की। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनसे सवाल करें जिन लोगों ने पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज हम पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में अगर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी में सबसे नंबर 1 पर है। क्यों है? क्योंकि 10 साल से यहाँ पर काम नहीं हुआ, किसी सेक्टर में नहीं हुआ है। ये लोग झूठ बोलते हैं, इनने कहा था 15 लाख, कहाँ गए वो 15 लाख? फिर जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सवाल मीडिया वाले ने पूछा, कहा ये जुमला है। अब वो पीडीपी का वादा कहाँ गया? हर घर में 2-2 नौकरी, कहाँ है वो 2-2 नौकरियाँ? कहाँ गई वो 2-2 नौकरियाँ? लेकिन अगर हमने बात की तो हमने उस पर शुरुआत की। अगर आज हमने गरीब जो आपने कहा 1 लाख, हमने जो सबसे ज़्यादा जो रिलीफ इस बजट में हमने उन गरीबों को पहुंचाया जो उसके हकदार हैं। अगर एएवाई से हमने स्टार्ट किया, ये आगे बीपीएल पे भी आएगा, आगे और भी बढ़ेगा ये। लेकिन अभी हमें 4 महीने बाद हमारे पास जितना था उससे ज़्यादा हमने लोगों को देना इस स्टार्ट किया है। लेकिन आगे आगे हम स्टेट को आगे ले जाएंगे और अपनी स्टेट वापस लाने के लिए हम बात करें और कोशिश करेंगे अगला बजट जो होगा इससे बेहतर होगा। लेकिन जो बुनियाद हमने रखी है जिस पे महल बनेगा, ये बुनियाद मजबूत है। हमने इसमें अपने वादे को टच किया है जो हमने इलेक्शन में किया है, चाहे वो हमारी माँ बहनों को फ्री बस सर्विस मिलेगी, या जो एएवाई हो, या जो ये बिजली और राशन की बात हुई है। इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह ताला थोड़ा गैप दीजिए और भी काम होगा। एजुकेटेड हो आप और यंग भी हैं और एजुकेशन पे ज़्यादा बात करते हैं, तो एजुकेशन में हम एक चीज़ पे आएंगे। एजुकेशन वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट आज से कबल था जो ज़्यादा नौजवानों को ऑब्जर्व करता था, इन्हें नौकरी देता था। जनरल लाइन टीचर्स की हम बात करें, 2013 में एक रिक्रूटमेंट हुई, 17 में थोड़े बहुत लगे, उसके बाद अब तक, क्योंकि आरईटीज़ को स्टेट प्लान में लाया गया, अच्छी बात थी, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद आपने 100% रिक्रूटमेंट को रोक दिया। और ये जो आज की डेट में जनरल लाइन टीचर्स के लिए जिन्होंने बीएड किया, आप जानते हैं कि पहाड़ी दूर दराज इलाकों में लोग ज़मीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई मजदूरी करता है अपने बच्चों को पढ़ाता है। और ख़ास तौर से जो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, तो बेटी को हमने पढ़ाया है, वो घर में बैठी है, पोटेंशियल नहीं है, वो प्राइवेट काम करेगी। दूर दराज पहाड़ी इलाकों में किस तरह का बिजनेस कौन सा चलेगा जो हम अपने बाल बच्चों को पालेंगे? तो इसमें किस तरह की पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि आपने रोका है ART स्कीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। डॉक्टर फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। हमने ये जम्मू कश्मीर में RT की एक स्कीम निकाली थी जिसमें से हज़ारों बच्चे जो है वो एडजस्ट हो गए, टीचर लगे, उसके साथ साथ जो वहाँ पर कुक लगते थे, उसके अलावा वो स्कूल की जो बिल्डिंग देता था, इसी तरह वो सारे को एक आपको अच्छी एजुकेशन अपने घर में मिलती थी और बेहतरीन टीचर मेरिट के बेस पे वहाँ पहुँचते थे और वो अच्छी एजुकेशन देते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमने नहीं, PDP की जब सरकार आई, BJP की सरकार, इन्होंने इस पे रोक लगाई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज अब पूरा मुतमईन रहे, क्योंकि आज जिसके हाथ में एजुकेशन और हेल्थ है और सोशल वेलफेयर है, वो एक काबिल तरीन लीडर है, काबिल तरीन मेहनत करने वाली है, वो मैडम सकीना इतू साहिबा। और मुझे पूरा भरोसा है वो इस डिपार्टमेंट में नया इनकलाब लाएगी। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, पहले मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा है, हम वो सुधार रहे हैं। थोड़ा सा गैप दीजिए और आगे आगे देखिए कि ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सकीना इतू साहिबा जो पोस्ट की बात कर रहे हैं ये भी निकलेंगे, जो कुछ रुकावटें थी वो भी दूर हो जाएंगे। एक मैंने अभी एक मेरा साथी BJP का कह रहा था कि
नया जम्मू कश्मीर हमने बनाया। मैंने उसे कहा जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पुराना था वही बेहतर था, हमें वही वापस लौटा दो, हम आपका एहसानमंद रहेंगे और हम कोशिश करेंगे वही पुराना जम्मू कश्मीर वापस। जो हमारे नौजवानों के रोज़गार का मसला है, मुझे पता है यार कितने परेशान हैं। PhD करके लड़के आज सब्ज़ी बेच रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, नौजवान पे बुरत है, डिलीवरीजरों की बुरी हालत है, NYC वाले परेशान हैं कि जो ये कैजुअल लेबर है ये परेशान है। आंगनवाड़ी टीचरों की मैं बात हमेशा उठाता हूँ, 5,000 रुपये वो बेचारियाँ इतनी ड्यूटी उनसे ली जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी हमें मौका मिलेगा हम उनकी बात रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सरकार आवाम की सरकार है, ये आपकी सरकार है, आपने बनाई, आप हमसे जवाब पूछते, शुक्र करो अल्लाह का कि ये सरकार बनी। आज अब हमसे सवाल करते, 10 साल तक आप डरते थे किसी से सवाल करने में, लेकिन आज आपको मौका मिला, हम जमहूरियत पे यकीन रखते, हम बेदाग से जवाब देते। बहुत बहुत शुक्रिया।